सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत रूसो के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। विषय है राजनीति विज्ञान और इसमें रूसो के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम शुरू करें इसके अध्ययन के बारे में, जाने कि इसका जो पूरा नाम क्या है। पूरा नाम जीन जैक्स रूसो। 1712 से 1778 ईस्वी। इसकी कहानी शुरू होती है 1712 से और कहानी ख़त्म होती है 1778 में। इस जन्म और मृत्यु के बीच में रूसो के द्वारा क्या ग्रहण किया गया, क्या समाज को दिया गया, जिसकी वजह से ये आज सिलेबस में है और यूपीपीजीटी सिविक्स के अंतर्गत ये सिलेबस में भी है। तो आपको इस दृष्टिकोण से इसको तैयार भी करना है, क्योंकि परीक्षा में ये सिलेबस में भी है। फिलहाल रूसो के बारे में देखते हैं कि ये जीन जैक्स रूसो का जो जन्म है 1712 ईस्वी में जेनेवा गणतंत्र में हुआ था। जेनेवा गणतंत्र में इसका जन्म हुआ था। मां की मृत्यु प्रसव काल में ही हो गई। यानी इसके जन्म के समय ही इसकी मां की मृत्यु हो गई रूसो की। पिता कौन है? पिता कुशल घड़ी साज, यानी घड़ी साज कारीगर है। घड़ी का कारीगर घड़ी का काम करता है और बहुत ही ज़्यादा कुशल है अपने क्षेत्र में। ये पूरा नाम, जन्म, माता और पिता की जो संक्षिप्त जानकारी है वो इसको अब तैयार करें। दूसरा, अब शिक्षा की बात करते हैं अगर, तो रूसो जन्म के समय उसकी माँ स्वर्ग से दार गई। अब ऐसी दशा में ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी रूसो की उसके फादर पर आ गई और फादर भी ऐसा सद्गुणी नहीं है कि बच्चे में संस्कार पैदा कर पाए। तो वो इस चरित्र वाला है कि उसके अंदर भी तमाम व्यसन हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे व्यसन हैं। तो 10 वर्ष की आयु में चाचा के संरक्षण में इसे छोड़कर भाग गया। यानी फादर ने अपने संरक्षण में रूसो को रखा तो कितने वर्ष? 10 वर्ष। और 10 वर्ष में कोई शिक्षा नहीं दी, बल्कि उसके अंदर जो भी व्यसन थे उसमें भी रूसो को साथी बना लिया। अब बताइए ऐसे बच्चे का क्या मानसिक विकास हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप सहज लगा सकते हो।
तो शिक्षा से तो दूर रहा। अब 10 वर्ष की आयु में अपने चाचा के पास छोड़ के चला गया। अब उसके संरक्षण में रहा, फिर वहां से भी भागा ये। कुछ दिन बाद रूसो वहां से भाग गया और किसी एक ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में रहा, वो अपने फादर से भी लाख गुना ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का। तो देखिए, बचपन से ही उसको शिक्षा और संस्कार दोनों से बहुत दूर रखा गया है। किसको? रूसो को। ना तो उसके पास शिक्षा है और ना ही उसके पास संस्कार है। कारण ये है क्योंकि उसको ये दोनों चीज़ देने वाले माता पिता उसके पास नहीं है। तो किसी व्यक्ति के संरक्षण में रहा, उसे भी छोड़ के भागा, फिर एक संरक्षिका थी, उसके भी संरक्षण में रहा। तो थोड़ा बहुत उसको जो कुछ मिला ज्ञान, वो इन 3 व्यक्तियों के द्वारा ही मिला। एक तो चाचा, एक संरक्षक और एक संरक्षिका। अब ये तीनों के द्वारा उसने जो भी टूटा फूटा सीखा, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति वो नहीं बन पाया। और सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाया, उसके बावजूद भी उसने इतने समाज के क्षेत्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। क्योंकि एक आवारा प्रवृत्ति का लड़का धीरे 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 उसमें भी चेतना जागृत हुई और कुछ समय के बाद वो समझदारी की ओर बढ़ गया। क्योंकि अब ये क्यों बढ़ा? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही जन्मजात गुण थे ऐसे, जो समय आने पर ऑटोमेटिक प्रदर्शित हुए, है ना। अनुकूल परिस्थिति में ही, समय आने पर ही वृक्षों में जिस प्रकार से फूल, फल, पत्तियां ये सब आते हैं, इसी प्रकार का कुछ जीवन सीधा सीधा रूसो का रहा है। रूसो ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही, उस जरा लाइन को भी देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये उसकी लाइन, किसकी? रूसो की प्रसिद्ध लाइन कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है, लेकिन वो चारों ओर से जंजीरों से जकड़ा रहता है। और ये बात उसकी सर्वमान्य सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आप और हम किसी के जीवन में देखें तो ऐसा देखने को मिलता है। इस बात को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो स्वतंत्र ही होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वह बहुत सारे तरह तरह की जंजीरें, कुछ जिम्मेदारियों की हैं, कुछ अभिलाषाएं, कुछ इच्छाएं, ये बहुत सारी जंजीरें उसको पकड़ लेती है और जीवन भर जकड़ा रहता है व्यक्ति। तो बहुत ही बढ़िया उसका दार्शनिक ये विचार था, जो आज भी सत्य है। किसने कहा? रूसो ने। अगला 1762 में पेरिस छोड़ा, यानी जेनेवा से ये भागकर कहाँ चला गया था? पेरिस। फिर 1762 में पेरिस छोड़ा और 1778 में मृत्यु और कहाँ हुई? फ्रांस में। यानी पेरिस से भी फ्रांस ये आ गया। तो मृत्यु 1778। अब आप लगाइए, 1712 में पैदा हुआ, 10 साल चाचा के संरक्षण में रहा, 3 वर्ष एक और संरक्षण में रहा, फिर संरक्षिका। उसके बाद ये भी भाग गया। कहाँ पर भाग गया? जेनेवा से पेरिस। वहाँ रहा और वहाँ रहकर इसने अपना जीवन व्यतीत किया और अपना मानसिक विकास भी किया। समाज को देखकर उसने
पूरी तरह से अवलोकन किया समाज का, प्रकृति का, जो उसने सीखा फिर वो समाज को देना शुरू करता है। और वो जो समाज को देना शुरू करता है तो वो किस रूप में देता है? उसकी कृतियां हैं। अब उन कृतियों पर भी जरा नजर डाल लेते हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रूसो की प्रमुख कृतियां। नंबर 1, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स contributed to corrupt or purify morals। 1749। पहली बार उसने कुछ लिखा है तो 1749 में लिखा है, और लिखते ही वो समाज में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जब विचार मुख्य धारा से हट के होते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी कृति डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंस, अभी 1749। थर्ड वन, discourses on the origin and foundation of the inequalities of man, 1754। 3 हो गई ये कृतियाँ। चौथी है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1758। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758। ये चार कृतियां उसने 49 से लेकर और 58 तक लिख डाली। वो लिखी क्या डाली, वो प्रसिद्ध हो गई। तो इन 4 से वो प्रसिद्ध हुआ बहुत ही ज़्यादा, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अभी उसका वर्क बाकी है, वो भी देखते हैं। 5वें नंबर पर आता है उसकी कृतियों में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यही मतलब, ये 1762 में। और इस कृति के आने के बाद रूसो पूरी तरह से क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। और ऐसा प्रसिद्ध हुआ कि वो पॉपुलर ही हो गया। किसके जगत में? विचारों की जगत में। अपने समकालीन। फिर आता है एमिली, अगला वर्क। तो टोटल मिलाकर इसने 6 कृतियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपकी परीक्षा में पता नहीं कौन सा पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको तो 6 के 6 भी तैयार करने। इसके बाद अब यहाँ तक तो बात होती है भाई कृतियों की। अब कृतियों से आगे आ जाओ। रूसो का सामाजिक समझौता का सिद्धांत। रूसो ने
जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है, चर्चा उसी की करनी है, उद्देश्य तो वही है। क्योंकि सिलेबस में है ही, और सिलेबस में ना भी होता तो भी एक विद्वान व्यक्ति है, इस नाते तो उसके विचारों को तो पढ़ना ही चाहिए। देखते हैं क्या कहता है। अब चूंकि सामाजिक समझौता का सिद्धांत इसने दिया है, तो उसमें पहला पॉइंट देते हैं मानव स्वभाव। क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से बचपन से ही शिक्षा से, यानी जो विधिवत शिक्षा होनी चाहिए थी, जो स्कूलिंग होनी चाहिए थी, वो उसकी नहीं हो पाई। अब जो कुछ भी उसने सीखा वो अपने खुद के अनुभव से और प्रकृति, तो प्रकृति से सीखा और अपने अनुभव से सीखा, इन दोनों का समावेश करके उसने समाज को परोस दिया। तो देखो भाई, हमने ये सीखा है और ऐसा हमने देखा है, और हमारी दृष्टि से जो हमको लगा वो हमने इन किताबों में लिख दिया। अब तुम भी देख लो, तुम्हें ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो कोई बात ही नहीं है। ये है रूसो। तो रूसो के विचार उसने अपने अनुभव से, प्रकृति से जोड़ के जो दिए, उनमें से सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसमें कहता है मानव स्वभाव। अब मानव स्वभाव क्या है सभी जानते हैं। क्या? प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था। वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के जो व्यक्ति हैं, प्राकृतिक अवस्था यानी आदिम व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित ना होकर, यानी उनके अंदर बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ है, और हुआ है विकास तो किसका? भावनाओं का। तो कहता है कि ये भावनाओं से चल रहे हैं। कौन? प्राकृतिक अवस्था के आदिम व्यक्ति। अब भावनाएं कैसे? पहली भावना हो गई भैया आत्मरक्षा एवं सुख। हर व्यक्ति के अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज भी, ये बात उसकी प्रासंगिक है, आज भी सबसे पहले व्यक्ति आत्मरक्षा एवं सुख की बात करता है। बुद्धि की बात तो बहुत बाद में है। ये बात उसने उस समय कही थी। कब कही थी? 1712 और 1778 के बीच में, अपने निजी अनुभवों से। क्या कहा? कि प्राकृतिक अवस्था में, यानी प्राकृतिक अवस्था के जो व्यक्ति हैं वो चल किससे रहे हैं? भावनाओं से चल रहे हैं, बुद्धि से नहीं चल रहे भाई। दूसरा, दया। अब ये जो गुण हैं, आत्मरक्षा, सुख और दया, आप मनुष्य की बात तो छोड़िए, ये पशुओं में भी देखने को मिलता है, जानवरों में भी देखने को मिलता है। तो उसका कहना यह है कि जो मानव का स्वभाव है प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का, वो लगभग कैसा है? पशु तुल्य, क्योंकि उनके अंदर भी ये सब गुण हैं, इन्हीं भावनाओं से चलते हैं वो। पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक
निर्दोष, ये सारे जो शब्द हैं ये मनुष्य के मानव स्वभाव के लिए बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ये रूसो कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूसो कह रहा है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो बुद्धि से नहीं भावनाओं से चलता, और आज भी तो चल रहा है ना। आज झलक देखने को मिलती है ना, बड़े आराम से देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों गुण प्रारंभिक गुण मनुष्य के अंदर हैं और यही गुण पशुओं में भी है। अरे पाप पुण्य तो यह बहुत बात की बात है, क्या पाप और क्या पुण्य, क्या पाप और क्या पुण्य। अब पाप और पुण्य की परिभाषा लोगों की अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से दी गई है। ऐसा करोगे पाप, ऐसा करोगे तो पुण्य, ठीक है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात यह है, वो क्या, चलिए भाई ये पाप पुण्य से भी निपटते हैं। जागृत अवस्था, अगर आदमी की अवस्था कैसी है, जागृत, तो भैया पुण्य है, तो जो करेगा वो पुण्य होगा। आदमी अगर जागा हुआ है तो वो जो करेगा वो पुण्य। आदमी अगर सोया हुआ है और फिर जो करेगा वो सब पाप। अब इसको और थोड़ा सा अलग से समझते हैं। वो कैसे समझेंगे, कोशिश करेंगे भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। अब ये जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था का मतलब है होश की अवस्था। होश की अवस्था, दो शब्द आ गए, एक जागृत आ गया, एक होश आ गया। फिर भी अभी समझ में नहीं आया भाई कि जागृत अवस्था और होश की अवस्था एक ही है या अलग अलग है। नहीं, एक ही बात है। इसका मतलब वर्तमान में जीना। अधिकांश मनुष्य क्या रहता है, या तो फ्यूचर में होगा या पास्ट में होगा। अब फ्यूचर की सोच रहा है या पास्ट की सोच रहा है, और ये प्रेजेंट है, तो अगर वो प्रेजेंट में है और प्रेजेंट की सोच रहा है तो जागृत है अवस्था में है, होश की अवस्था में है। खाना खा रहा है, विचार कहीं और चल रहा है, खाना नहीं खा रहा, फिर उसका होश है ही नहीं, नींद में। खाना खा रहा है, सिर्फ खाने पर ध्यान हो उसका, खाना खा रहा है, सड़क पर चल रहा है तो अपने चलने पर ही ध्यान हो कि भाई मैं चल रहा हूँ। ये नहीं विचार कहीं और आ रहा है, पास्ट का आ रहा है या फ्यूचर का आ रहा है, मैं ये करूँगा, मैं वो बनाऊँगा, मैं वो खरीदूँगा। ये क्या बकवास है। ये कह रहा है ये सब का सब जो है, वो सब जो नींद में किया हुआ काम है सब पाप। और जागृत होश में, जागृत का मतलब होश में, जहाँ हो वहीं उसी पर फोकस किया जाए तो वो सब क्या कहलाएगा, पुण्य। दो ही अंतर हैं, केवल दो ही अंतर हैं, एक निद्रा और एक जागृत। जागृत अवस्था में जो भी काम होगा वो पुण्य होगा, और जो सोया हुआ अवस्था में होगा वो सब पाप। तो मैं यहां बताना यही चाह रहा हूं कि व्यक्ति को किस में रहना चाहिए, जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था तब होगी जब वो वर्तमान में जहां है, जिस जगह है, जिस पॉइंट पर है, बस केवल वहीं का ध्यान करे। और ध्यान का मतलब ही तो यही है, और कौन सा ध्यान का मतलब है? ध्यान का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने आप को ही खो दें। वो तो नींद की अवस्था हो गई, शराब पीना, नशा करना। इसका मतलब हम बेहोशी चाहते हैं, हमें बहुत पसंद है बेहोशी, और जब हम बेहोश हो जाते हैं फिर हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब पाप। मनुष्य सोने यानी नींद
निद्रा अवस्था की ओर बहुत ज़्यादा प्रवृत्त होता है, बहुत ज़्यादा। अन्यथा ऐसा इतने शराब के ठेके कैसे खुल गए? ये सीधे साधे एकदम जीते जागते उदाहरण हैं लोगों को निद्रा अवस्था में ले जाने के। और जब लोग नींद में आएंगे तो क्या होगा? निद्रा अवस्था आएगी, फिर उनके द्वारा जो कर्म होगा वो सब पाप होगा। तो हमको होश में रहकर, होश का मतलब जागृत, हम जागें, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उन पर पूरा फोकस करें, तो पाप होने का मतलब ही नहीं है। आपको पता हो ये करने योग्य कर्म है या करने योग्य कर्म नहीं है, जब तुम होश में होगे तो पता चल जाएगा। और निद्रा में होगा आदमी तो उसे यही पता नहीं है कि कर्म करने योग्य है या नहीं, वो नींद की अवस्था है। क्यों? क्योंकि वो या तो फ्यूचर में है या पास्ट में। अब कोई किसी का मर्डर करता है, चोरी करता है, डकैती कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, किसी के पैसे अकाउंट से ही गायब कर रहा है, ये सब जितने भी क्राइम हो रहे हैं, तो जो वो क्राइम करने वाला है वो कहाँ पर है? या तो फ्यूचर में बैठा है या पास्ट में बैठा है। उसकी मनोदशा जो है वो प्रेजेंट में नहीं है। मनोदशा उसकी प्रेजेंट में है ही नहीं, या तो फ्यूचर में घुस गया या घुस गया पास्ट में। और फिर वो जो भी कर्म कर रहा है वो सब के सब पाप है। और हम सब इसमें शामिल हैं। हम बड़े बड़े क्राइम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो हम निद्रा में ही हैं। अरे हम जब काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग वहीं होना चाहिए जिस जगह हम हैं, चाहे कोई भी काम हो, लेकिन हमारा दिमाग वर्तमान में ना होकर या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। तो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि भाई मैंने जो समझा है पाप और पुण्य का जो मतलब वो यही है। दूसरा, अब रूसो कहता है नंबर 2 पर, प्राकृतिक अवस्था। पहली अवस्था में पहला पॉइंट था मानव का स्वभाव, तो मानव के स्वभाव पर हमारी बात हुई। अब दूसरा पॉइंट में ये सामाजिक समझौता के अंतर्गत वो कहता है प्राकृतिक अवस्था। अब इसमें भी समझने की कोशिश करिए। मनुष्य एकांकी यानी एकाकी तथा जंगली जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था, जब सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, समाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में है। और उस समय उसकी अवस्था जब है प्राकृतिक, तो उसमें कौन सा, एक तो एकाकी जीवन, अकेला जंगल में जंगली जीवन व्यतीत कर रहा क्योंकि समाज बना नहीं, सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ नहीं। तो यही गुण होंगे, एकाकी जीवन, अकेला रहेगा, जंगलों में घूमेगा, नंगा रहेगा, है ना, फल फूल पत्तियां यही खाएगा। इच्छाएं एवं आवश्यकताएं सीमित थी। अब जब वो ऐसा व्यक्ति है तो उसकी क्या इच्छा होगी, कितनी इच्छा होगी, खाना पीना और अपनी सुरक्षा के लिए कोई ठीक सी जगह होना, बस इसके ज़्यादा तो कुछ है नहीं। इच्छाएं और आवश्यकताएं दोनों ही सीमित हैं। किस कंडीशन में? प्राकृतिक अवस्था में। लेकिन भाई इसकी मिट्टी खराब तब होती है आदमी की जब संपत्ति के चक्कर में पड़ता है।
जंगली जीवन व्यतीत कर रहा है, एकाकी है, इच्छाएं आवश्यकताएं सीमित हैं, तो फिर ये बिल्कुल डायरेक्टली समानुपाती हो जाती है सुख के। ये डायरेक्टली समानुपाती है सुख के। अरे इच्छाएं भी सीमित, आवश्यकताएं सीमित, सुखी आदमी है, क्या टेंशन है उसको? और टेंशन तो तब आया जब वो कह रहा है संपत्ति के चक्कर में पड़ता है, और चाहिए और। संपत्ति का मतलब क्या है? और दूसरा, जब संपत्ति के चक्कर में चलेगा तो फिर भैया क्या करेगा? इसकी सुरक्षा करेगा। एक और टेंशन बढ़ गया। पहले संपत्ति इकट्ठी करो, फिर सुरक्षा, फिर एक और आया बंटवारा करो। तो ये सब उसके टेंशन के कारण हैं। जड़ क्या है? असली संपत्ति। पहले संपत्ति इकट्ठी करता रहेगा, फिर उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसके चक्कर में टेंशन, तनाव, और फिर क्या है? बंटवारा करना पड़ा तो उसका भी तनाव। तो इतना तनाव ले रहा है वो, इतना टेंशन ले रहा है। कब आ गई संपत्ति? जैसे ही संपत्ति नामक मुसीबत आई और आदमी का जो सुख है वो चला गया, फिर सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति सुख को खत्म कर देती है। ऐसा कोई संपत्ति वाला बिरला ही होगा जो सीना ठोक के कहे मैं बहुत खुश हूं, इस पूरे पृथ्वी पे मुझसे ज़्यादा कोई सुखी नहीं। ऐसा कहने वाला शायद ही कोई हो। नहीं, हर एक आदमी से पूछो, और मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ, बहुत बड़ा टेंशन है मेरे पे, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। बस जिम्मेदारियाँ काहे की हैं? पैसे की, संपत्ति की, है ना। और संपत्ति के तो अनेक रूप होते हैं, हो सकता है कोई और रूप, जरूरी थोड़ी कैसी हो, जमीन हो, जायदाद हो, है ना, गाड़ी है, बंगला है, ये सब संपत्ति है। अब कौन सी चीज़ टेंशन दे रही है वो तो वो ही जाने जो उसे झेल रहा है। तो संपत्ति क्या देगा भैया? टेंशन। और संपत्ति आते ही जब टेंशन आएगा तो ये जो सुख है ना, ये कायम बदल जाएगा, दुख में बदल देगा। अरे बाबा, ये जो दुख है उसकी जड़ का है संपत्ति। कौन कह रहा है भाई? मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है कौन? रूसो कह रहा भैया प्राकृतिक अवस्था में लोग बड़े सुखी थे, इच्छाएं कम थी, आवश्यकताएं भी कम हैं, खाना पीना सो जाना, फिर क्या टेंशन है? और अब जब सभ्य समाज हुआ, सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ और फिर संपत्ति पर फोकस हुआ, पूरा ध्यान संपत्ति पर। दौड़ किसकी? पैसे की, टेंशन भी पैसे का। अरे लोग मेहनत करके कमाएं तो ठीक बात है, लोग छीना झपटी भी कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, कमाल है, सब संपत्ति के पीछे दांव पे लगाए बैठे हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब रूसो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत ये जो बता रहा है, तीसरा पॉइंट है अनुबंध या सामाजिक समझौता। अगर व्यक्ति समाज के अंदर रह रहा है, रहता ही है समाज के अंदर, पेड़ों पे तो रहेगा नहीं। व्यक्ति समाज के अंदर ही अपना विकास कर पाता है, तो उसकी जो मौलिक गुण कहेंगे इसको, वो क्या है? वो समाज में रहेगा। व्यक्ति अकेला रह ही नहीं सकता, रहता ही नहीं है। अगर वह कहीं अकेला बैठा भी होगा तो समाज और भीड़ उसके दिमाग में चल रही होगी, रह नहीं सकता अकेला, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई कितना ही कहे वो अकेला रह सकता, नहीं भाई, भीड़ उसके साथ है, समाज उसके साथ है, उसके दिमाग में चल रहा है। अकेला बैठा हुआ भी उसके साथ चला गया है वो समाज जिसमें वह रहा था। प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप
दिखाई देते हैं। पहला दिखाई देता है व्यक्तिगत और दूसरा समूहगत। हर एक व्यक्ति के अंदर है व्यक्तिगत और समूह, यानी समूह के प्रति उसके कर्तव्य क्या हैं यह भी वो जानता है, और व्यक्तिगत अपने प्रति व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो यह भी वो जानता है। तो व्यक्ति के अंदर दोनों चीज देखने को मिल रही है, व्यक्तिगत और समूहगत। समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, समाज के साथ उसका क्या व्यवहार है, यही तो सामाजिक समझौता है। समाज एक व्यक्ति से क्या अपेक्षाएं कर रहा है, वो उन पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, तो समाज के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्तिगत रूप से, तो दोनों गुण हैं उसके अंदर। अगली बात करें अगर जनहित में कार्य करना या कर्तव्य पालन करना ही स्वतंत्रता है। सामाजिक समझौता के बारे में वो कहता है रूसव का भाई स्वतंत्रता का सही मतलब क्या है। वो कहता है कि स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो जनहित में कार्य करे, कर्तव्य का पालन करे, और जनहित में यानी जिसने बांटा उसको मिला, जिसने संचित किया उसने खोया, लुट गया उसका। बांटने से जो खुशी मिलेगी वो किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकती, बशर्ते ये तो भ्रम है कि व्यक्ति सोच लेता है कि ठीक है मुझे इससे खुशी मिल रही है, लेकिन वो चिरकालीन नहीं है, दीर्घकालीन नहीं है। जनहित में कार्य करना, कर्तव्य पालन करना, ये स्वतंत्रता। कौन कह रहा है? रूसो कह रहा है। तो वो बताना ये चाहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हर एक व्यक्ति जनता यानी सबके लिए ऐसे कार्य करे जो सबकी भलाई के लिए हो। तीसरी बात करते हैं भाई, सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च। कोई भी विचार, चाहे वो एक व्यक्ति दे, व्यक्तियों का समूह दे यानी कुछ व्यक्ति दे, या सारे व्यक्ति दें, बात को दोबारा सुनिए, समाज के हित के लिए, चाहे समाज के हित के लिए जो विचार एक व्यक्ति दे, चाहे व्यक्तियों का कुछ समूह दे यानी कुछ व्यक्ति दे मिलकर, या सभी व्यक्ति दे, तो वो विचार सामान्य इच्छा की श्रेणी में आएगा। क्या? यहीं पर समझिए, सामान्य इच्छा। रूसो कहता है एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, सभी व्यक्ति। अगर ये एक व्यक्ति भी अगर जनता के हित में कोई बात कह रहा है तो उसको सामान्य इच्छा, राज्य की सामान्य इच्छा मानी जाएगी। कुछ व्यक्ति कह रहे हैं तो भी, या सभी व्यक्ति कह रहे हैं तो भी। लेकिन अगर ये सामान्य इच्छा शब्द की जगह हम सर्वसम्मति की बात कहें तो भाई इसमें नौटंकी हो जाएगी। इसमें तो सभी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति की इच्छा को सर्वसम्मति, लेकिन सामान्य इच्छा की बात करें तो भाई उसमें एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा में मानी जाएगी। कौन कह रहा है? ये रूसो कह रहा है। तो यहाँ पर सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी भलाई के लिए ही तो कही गई है बात, उनकी भलाई के लिए ही तो कही गई है सामान्य इच्छा। आप जरा इसको दूसरे तरीके से लेते हैं।
गौतम बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध के अनुयायी हुए। अपने यहाँ सम्राट अशोक हुए, क्योंकि वो राजा है। एक व्यक्ति अगर कोई बात सामाजिक यानी पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए हित में बात कहता है, वो सामान्य इच्छा होती है और समाज के हित में। तो ये दो उदाहरण दिए, और इन दो उदाहरणों से आप देखेंगे कि इन्होंने ऐसी अनेकों सामान्य इच्छाओं के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए जो सब पर लागू होते हैं, समाज के हित पर। लेकिन यहाँ रूसो जो कह रहा है सामान्य इच्छा क्या है, मैं बस सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि सामान्य इच्छा आपकी समझ में आ जाए, चाहे वो एक व्यक्ति ने कही हो, कुछ व्यक्ति या सही व्यक्ति, और जनता यानी राज्य के हित में कही गई बात। अगला है सामान्य इच्छा सदैव ही न्याययुक्त होती है। कैसी होती है? न्याययुक्त। अरे भैया, जब सबका भला करने वाला विचार है अगर, तो वो तो न्याययुक्त होगा ही होगा। इस प्रकार रूसो के सामाजिक समझौता द्वारा लोकतंत्रवादी समाज की स्थापना होती है। अब दूसरे शब्दों में कहो तो रूसो सीधा सीधा समर्थक है किस बात का? लोकतंत्र का। वो बार बार सामान्य इच्छा कह रहा है सबकी, सबके लिए, तो लोकतंत्र की तो बात हो रही है। और किसके लिए? अपने व्यक्तिगत रूप के लिए तो कह नहीं रहा है वो, सबके लिए, सबकी भलाई के लिए जो भी काम किया जा रहा है वो सब सामान्य इच्छा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सामान्य इच्छा के बारे में। इसको दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहला यथार्थ इच्छा, जिसका अर्थ व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हेतु। तो व्यक्तिगत स्वार्थ, और दूसरा आदर्श शिक्षा। इसका मतलब क्या है? जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का भला हो। यानी आदर्श शिक्षा जिसमें संपूर्ण समाज का भला हो। यथार्थ इच्छा क्या है? जो व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि करता है, यानी अपने स्वार्थ। अबे तो इसकी बात हो रही है ना। आदर्श इच्छा, इच्छा भी ऐसी हो जो सबके लिए भलाई का काम करे, सबके हित की बात हो, सबका इसमें क्या हो? कल्याण। उसको कहते हैं आदर्श शिक्षा। अब दोनों बातें क्लियर होगी, आदर्श और यथार्थ इच्छा। अब जरा थोड़ा सा अगर देखें तो सामान्य इच्छा की विशेषताएं। तो सामान्य इच्छा की विशेषताएं में पहले नंबर पे अखंडता। भाई ऐसी इच्छा है जिसका खंड हो ही नहीं सकता, तो अखंड है, सबके लिए सर्वमान्य। ये थोड़ी क्या आदि इच्छा तू ले जा
है ना, 100-200 ग्राम तू भी ले जा, तू भी ले जा, ऐसा नहीं होता, नहीं, अखंड टूट ही नहीं सकती, विभाजन ही नहीं है। अदेयता, हस्तांतरित नहीं कर सकते, सामान्य इच्छा को क्या हस्तांतरित नहीं कर सकते, तो अदेयता। नंबर 3, अविच्छेद्यता, यानी प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 4 गुण कौन सा है, स्थायी। और 5वां गुण कौन सा है, लोक कल्याणकारी। और सामान्य इच्छा जो है उसमें ये गुण है, यानी विशेषता मतलब गुण, तो अखंडता भी है, अदेयता भी है, अविच्छेद्यता भी है, और स्थायी और लोक कल्याणकारी, इतने इसके गुण हैं। किसके, सामान्य इच्छा। तो रूसो के संदर्भ में आज जो बात हुई है, एक तो उनकी कृतियां, जन्म का, मृत्यु, ठीक है, हो गई, ईयर पता कर लिया। उसके बाद सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो देखा, और सामान्य इच्छा की बात की। बाकी इसका जो बचा हुआ है पोर्शन, वो फिर किसी और दिन समय मिलने पर चर्चा होगी। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सारे पीजीटी के जो सिलेबस है सिविक्स का, उस पर क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। पहले अभी इनका डिटेल देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।